हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग गोधूली बिहार बोर्ड के बुक में धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं, जिसमें आज हम लोग तीसरे चैप्टर देखेंगे। गोधूली का तीसरा चैप्टर देखेंगे। प्यारे बच्चों, हमने जो कवर करा है अभी से पहले, जिन विद्यार्थी ने अभी वो वीडियो नहीं देखे हैं, यानी वन टू चैप्टर नहीं देखे हैं, तो आप लोग पीछे जाकर आप देख सकते हैं। इसका प्ले लिस्ट बना है, बिहार बोर्ड हिंदी करके इसका बना है प्ले लिस्ट। तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देखें और उससे जो पिछले वाले 2 चैप्टर हैं उसको कवर कर लें। प्यारे बच्चों, गोधूली से 40 नंबर के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 40 नंबर बुक से ही रहते हैं। और कुल टोटल बिहार बोर्ड में इसकी बात करें तो 100 नंबर की कुल टोटल हिंदी की एक परीक्षाएं होती है, जिसमें आप लोग बहुत अच्छे बेहतर कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस बार की जो एग्ज़ाम में जो रिज़ल्ट आया है उसमें मेरे विद्यार्थी 85 प्लस स्कोर किए हैं। तो अगर आप लोग इसमें अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल से जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उसको ज़्यादातर देखें, बार बार देखें, रिपीट करें। और जो समझ में नहीं आता है कमेंट करके लिख सकते हैं। और यही नहीं, इसका हम लोग टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे, ऑनलाइन ही टेस्ट सीरीज होगा। तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा और आप लोगों को इसकी बेनिफिट मिल जाएगी। और यहाँ तक कि आप अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, यानी टेलीग्राम में क्या आप लोग टाइप करिएगा, टेलीग्राम में जाने पर आप लोग टाइप करिएगा बिहार बोर्ड फ्री, बिहार बोर्ड फ्री बिहार बोर्ड 10th लिख लीजिएगा, बिहार बोर्ड 10th फ्री ऑनलाइन। बस इतना आप टाइप करिएगा, आपको आ जाएगा, एक आइकन दिखेगा, उसमें आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो वहाँ आपको PDF डेली मिल जाएगा। तो आइए आज हम लोग अगले सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज अगला चैप्टर है 3, जिसमें हम लोग सबसे पहले राइटर के बारे में देख लेते हैं। 3 चैप्टर में है भारत से हम क्या सीखें। यह चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें। और इनका जो राइटर है, आपको यहाँ फिगर दिखाई दे रहा है, ये मैक्स मुलर साहब हैं। तो ये भारत से हम क्या सीखें के राइटर हैं मैक्स मुलर साहब। प्यारे बच्चों, हमने बता रखा है पहले ही वीडियो में कि कौन से राइटर क्या लिखे हैं। तो प्लीज़ पीछे वाले वीडियो को देखना इम्पॉर्टेंट है, जिससे प्रश्न बनते हैं। हमने आप लोग प्रीवियस ईयर कहने का मतलब पिछले वर्षों के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि कैसे प्रश्न पूछा गया था। तो वैसे ही तैयारी करें, अन्यथा ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, अच्छे परिणाम के लिए पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग पढ़ें और कुछ आए ही नहीं तो पढ़ने से कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो वही तरीके से हम लोग पढ़ेंगे जो तरीके से एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। डीपली सिर्फ पढ़ेंगे नॉलेज के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। मैक्स मुलर साहब क्या हैं? विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1825 ईस्वी को हुआ था। अब यहाँ याद रखें, जो मैक्स मुलर का पूरा नाम है उनका नाम है फ्रेडरिक मुलर। प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है? जर्मनी में हुआ है। कौन से नगर में? डेसाउ नगर में, याद रखेंगे। और कब हुआ है? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को इनको जन्म हुआ है। जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के हुए तो इनके पिता का नाम याद रखेंगे, विल्हेम मुलर नहीं रहे। पिता के निधन के बाद उनके परिवार का आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। ये तो हर किसी के यहाँ की बात है, दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मुलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई, फिर भी ये पढ़ते रहे।
बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण थे। वे उनको कौन कौन से भाषा बचपन में आती थी? तो ग्रीक और लैटिन भाषा में वे निपुण थे तथा लैटिन में कविताएं लिखने लगे और लैटिन में उन्होंने कविताएं लिखने शुरू कर दिए। 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग, याद रखेंगे, लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। लिपजिंग में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। इसी समय उन्होंने कंठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया और मेघदूत का जर्मन पदानुवाद भी किया। यानी इन्होंने मेघदूत का भी किया, कंठ और केन का किया और इसी समय इन्होंने हितोपदेश का भी कार्य किया। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है मैक्स मूलर उन छोटे से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। ये सब सिर्फ सुनना है, ये सब कुछ नोट डाउन करने वाला नहीं है। जो नोट डाउन करने वाला है वो हम आपको बताते चलेंगे। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का क्या कहा है? वेदांती कहा है। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है। उन्होंने भारतीयों के पूर्वजों के चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। उनके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्हें अपने ओसवन प्रासाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी। यानी इनको नाइट की उपाधि कब मिली? जब उन्होंने जो ऋग्वेद तथा संस्कृत के यूरोपियन भाषाओं की तुलना उन्होंने किया और उन्होंने भाषण दिया, तो इस पर विक्टोरिया ने उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी। किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी, क्योंकि मैक्स मूलर साहब को यह पदवी क्या लगी? बहुत तुच्छ के मतलब खराब लगा और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। भारत भक्त संस्कृता नारगी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मूलर का 18 अक्टूबर सन 1900 का निधन हो गया। याद रखेंगे इस पॉइंट को। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 18 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनका क्या हो गया? निधन हो गया। प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषण की श्रृंखला की एक कड़ी है। प्रथम भाषण यह अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, जिसका भाषांतरण याद रखेंगे। यह इनका भाषांतरण किया गया। इनका भाषण है किनका? तो मैक्स मूलर का। तो जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। याद रखेंगे इस चीज़ को कि मैक्स मूलर का भाषण को अनुवाद किसने किया था या भाषांतरण किसने किया था? तो भवानी शंकर त्रिवेदी ने। भाषण में मैक्स मूलर ने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागंतुक अधिकारियों को यह बताया है कि विश्व की सभ्यता से बहुत कुछ सीखती है। विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती है और ग्रहण करती है। इसके लिए भी यह एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि इस विलक्षण देश और उसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेशाभिमान के विलोपन के इस दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा अपनी इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता का पारमाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण के जरिए भाषण से प्राप्त कर सकेंगे। देखिए अब हम आपको यहाँ से निचोड़ समझाते हैं। क्या है यहाँ पे निचोड़? कि मैक्स मूलर साहब ने एक भाषण दिए थे। क्या दिए थे? भाषण।
और उस भाषण को भाषांतरण कर दिया। भाषांतरण का मतलब उनका जो स्पीच था उसको भाषा में यानी लिख देने के काम कौन किया? भवानी शंकर त्रिवेदी, याद रखेंगे, भवानी शंकर त्रिवेदी, इन्होंने उसका भाषांतरण कर दिया। इसमें इन्होंने इस भाषण में यह बताया कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ से बहुत कुछ इनकी सभ्यताओं और संस्कृति से सीखा जा सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ का जो सभ्यता है वह ऐसी सभ्यता है जो अन्य किसी देश में नहीं पाया जाता है, और नई पीढ़ी अपने देश तथा अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना यहाँ से ले सकते हैं उधार के रूप में। कहाँ से? भारत से। यानी इन्होंने भारत की चर्चा बहुत अच्छे तरीके से की है, जिसमें भारत की बड़ाई छोड़कर इन्होंने बुराई नहीं करी है। तो आइए अब इनका चैप्टर शुरुआत होता है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं, भारत से हम क्या सीखें। इस चैप्टर में कहा गया है कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। यदि आप मुझे से मतलब कहने का मतलब लेखक खुद से कह रहे हैं कि यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो मैं बताऊंगा कि वह देश भारत है। यानी अगर कोई लेखक कहता है कि अगर कोई व्यक्ति हमसे पूछेगा कि समस्त भूमंडल पर सबसे ज़्यादा प्राकृतिक सौंदर्य और सभी चीज़ से संपन्न देश कौन सा है, तो यदि आप पूछिएगा हमसे तो हम आपको बता देंगे कि वह देश भारत है। भारत, देखिए यहाँ पे कह रहा है भारत जहाँ भूतल पर ही स्वर्ग की छटा निखर रही है। यदि आप जानना चाहें तो मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है आपने, और किसने जीवन की बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी वे मनन के योग्य हैं। कह रहा है कि यदि आप हमसे पूछिएगा कि पूरे भूमंडल पर सबसे बढ़िया कौन सा है, तो हम आपको बताएंगे कि वह देश भारत है। यह इतना ही नहीं, यहाँ पे स्वर्ग की छटा निहर रहा है। स्वर्ग करने का मतलब यहाँ चारों तरफ स्वर्ग ही स्वर्ग है, यहाँ स्वर्ग ही स्वर्ग है। यदि आप चाहें, यदि आप इसके बारे में जानना चाहें तो मानव मस्तिष्क के भी रूप में देख सकते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में, जैसे मान के लेके चलो गौतम बुद्ध, जैन, जीरो के खोज देने वाला आर्यभट्ट, तो इन सभी का देश भारत में है। इन सभी जो साक्षात्कार हैं उन्होंने सभी का संबंध किससे है? भारत से। तो यदि आप पूछेंगे तो वह देश कौन सा होगा? भारत होगा। यहाँ तक कि जो यूरोपियन थे, प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिकों का अध्ययन करते थे, उन लोगों ने भी इन्हीं लोगों के बारे में यानी भारतीयों के बारे में मानने पर विवश हो जाते हैं और वही बात फिर दोहराते हैं कि मैं भारत का ही नाम लूँगा। और यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति साहित्य पढ़ना कि यहूदियों की विचारधारा से ही सदा अवगाहन करते रहने वाले हैं, हम यूरोपियनों का कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरतम परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी, यूँ कहें कि सर्वपूर्णता मानवीय बन जाए, और जीवन ही क्यों, अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए, तो मैं एक बार फिर से भारत का ही नाम लूँगा। इन्होंने बताया कि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम जो भारत देश है, अगर उन लोगों की चर्चा अगर हम लोगों के यूरोपियनों से किया जाए तो फिर भी मैं भारत का ही नाम लूँगा। क्यों नाम लूँगा? क्योंकि यहाँ का जो है वह सभी जीव के अंदर अंतरात्मा परिपूर्ण है, उनके अंदर अधिक सर्वांगीण है, अधिक विश्वव्यापी है। तो इन सबों के कारण मैं किसका नाम लूँगा? भारत का ही लूँगा। ये कहने वाले कौन है? तो ये कहने वाले हैं मैक्स मुलर। आगे बढ़े तो जो लोग आजकल के भारत में घूमकर आए हैं, उन लोगों को अधिकार भारत के कलकत्ता, बम्बई
मद्रास तथा ऐसे दूसरे शहरों की ही याद है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर रही थी। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम लोगों को थोड़ा सा सुख मिल जाता है तो हम लोग अपने दुख को भूल जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर आज के भारत में हमको लोगों को पूरे छूट है कि आप कहीं पे घूम के आइए, कहीं पर दूसरे शहरों में घूम कर आइए जिसमें सभी नागरिक प्रवासियों की ओर से है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे भारत की ओर है और अगर आप इसके बारे में कहिएगा तो हम ऐसे राजी नहीं होंगे। आगे क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, क्वेश्चन नहीं है, 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों आज का भारत भी ऐसे अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी के मध्य यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसका विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेंगे। यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो जिनके बारे में अपने यहाँ के सर्वश्रेष्ठतम विचार किया जाते हैं, तो आप लोग अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी हम लोग यहाँ तक यह समझ चुके कि भारत को यह हमेशा अवसर मिलते रहेगा या भारत को हमेशा यह प्रधानता मिलते रहेगा कि भारत में जो पर्याप्त अवसर मिला है उन बड़ी समस्याओं में रुचि ही ले और उनके बारे में कोई श्रेष्ठ विचार ना करे, क्योंकि भारत ही सबसे बड़ा ज्ञान विज्ञान में क्षेत्र में वह सबसे बड़ा अधिकार है या उसका बड़ा अधिकार है। तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहती है, यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं, भूविज्ञान का मतलब भूमि से रिलेटेड, यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो आप चेक कर सकते हैं भारत से लेकर श्रीलंका तक के जो विशाल भूमि प्रदेश है वह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप वहाँ पे भूविज्ञान के बारे में सीख सकते हैं। यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं तो भारत का एक ऐसी फुलवारी है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों का अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। यानी कहते हैं कि आप अगर भूविज्ञान में रुचि लेते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक के जो भूमि है आपको सिखा देगी कि भूविज्ञान कैसे होते हैं, किस तरह से होंगे। लेकिन अगर आप वनस्पति के मतलब होता है प्यारे बच्चों पेड़ पौधों, वनस्पति के मतलब क्या होता है, पेड़ पौधों। यदि आप इन लोगों में रुचि रखते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हकर्स यानी हकर्स कौन है, हकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिक, हकर्स एक वनस्पति वैज्ञानिक हैं को अनायास मतलब बिना किसी सोच समझे उनको अपनी ओर क्या कर लेता है, आकृष्ट कर लेता है। यह भारत की सौंदर्यता है। यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो आपका ध्यान श्री हेकल की ओर अवश्य होगा। किसकी ओर अवश्य होगा, श्री हेकल की ओर अवश्य होगा। यदि आप लोग जो इन दिनों भारत के कलांतरों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती भी बीन रहे हैं, यदि भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहले पल की साकारता जैसा है, यदि आप निवृशंस यानी आप कुछ में भी बात जीव जंतुओं के अध्ययन में रखें तो हेकल्स जैसे यहाँ के लोग प्रभावित भारत से ही रहे हैं। अगर आप निवृशंस विद्या की बात करें
तो अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। यानी इन्होंने किसी भी चीज़ में भारत को यह नहीं बताने की कोशिश किया कि वह गरीब है या उसके पास उसके आवश्यकताओं की संसाधनों की पूर्ति नहीं की जा सकती है। इन्होंने हमेशा यह बताया कि यहाँ सभी चीज़ से परिपूर्ण है, आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या सीखना चाहते हो। फिर भी हम भारतीय लोगों को यह पता नहीं होता है, हम लोग विदेशी ही सोचते हैं। जैसे फ़ोन की बात करें तो हम लोग विदेशी सोचते हैं, स्वदेशी की कोई बात नहीं करते। तो यहाँ पे आएगा, आप लोगों को एक चैप्टर है इसमें पढ़ना है स्वदेशी, सुमित्रानंद स्वदेशी पढ़ना है, जिसमें आप पढ़ेंगे बद्री नारायण प्रेमघन की कविता आगे है आपको पढ़ना, उसमें आप देखिएगा। आगे बढ़ें, यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं, पुरातत्व के मतलब जो साक्ष्य पर आधारित आप प्रेम करते हो उससे, साक्ष्य कहने का मतलब जो दबा कुचला बहुत पहले की बात करें, और यदि आपको यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के बारे में एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव किया हो तो आप जनरल कनिंघम बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरल कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक माने जाते हैं भारत में। तो यहाँ दिया है, जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। यानी जनरल कनिंघम ने पुरातात्विक सर्वेक्षण का एक कैलेंडर जारी किया है, उसको आपको पढ़ लेना चाहिए यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं। तो आप यहाँ एक चाकू से लेकर, क्या चीज़ से लेकर, एक चाकू से लेकर चकमक किसी भी वस्तु का पुरातत्व परीक्षण करना चाहते हैं तो आप किनके बारे में, किनके लिस्ट को पढ़ सकते हैं, तो कनिंघम। याद रखिएगा ये सब ऑब्जेक्टिव बनेंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अध्यक्ष सबसे पहले कौन थे, तो यही होंगे जनरल कनिंघम। आगे है, और भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा विद्यालयों अथवा विहारों को ध्वंसा अवशेषों को खुद निकालने के लिए आपका फावड़ा आतुर हो उठेगा। और आपको यह इस चीज़ करने के लिए जो बौद्ध सम्राटों के द्वारा जो निर्मित है, कौन सा, नालंदा विश्वविद्यालय को आपको पता हो, अगर नहीं है तो जान लीजिए, खिलजी वंश या कह सकते हैं बख्तियार खिलजी, इसका बख्तियार खिलजी नहीं नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया था अपने ही शासनकाल में, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, एक गुलाम था। तो आपको वहाँ की जो भी चीज़ उसके अंदर दब गया है ना, उसको खोदने के लिए, बाहर निकालने के लिए आपका जो फावड़ा है वो उठ जाएगा कि चलो चेक करते हैं इसके अंदर क्या है। तो यही है भारत, अपना भारत। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए, देखिए यहाँ कोई किसी भी चीज़ में उन्होंने नहीं छोड़ा है, यदि आपके मन में पुराने सिक्के के लिए लगाव है, जो सिक्के थे पहले भारत भूमि में ईरानी, कोरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडियन, सक्को, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगे। जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास, याद रखेंगे इस चीज़ को, जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के वह समझकर भिजवा दिया कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसका गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं के जरिए की जाएगी, और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। यानी कह रहा है कि जिस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था
कौन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग इसका पूरा नाम है। तो उससे वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने का सिक्का मिला था। कहाँ मिला था? तो वाराणसी के पास, वाराणसी के पास कितने सिक्के? 172। और यह किसको भिजवा दिया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक को। तो याद रखें इस चीज़ को, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं या ऑब्जेक्टिव बनेंगे ही, सब्जेक्टिव नहीं। सब्जेक्टिव तो आप खुद इसको सुन करके बना सकते हैं किस तरह से सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, विश्लेषण दे रहे हैं, समझा रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है कि मुद्राएं जब उस अपने आप को सर्वोत्तम घोषित करने के लिए 172 जो दारिस के सिक्के थे वो कहाँ भिजवा देता है? तो वे अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक के पास भिजवा देता है। हाँ, क्या होता है आगे? आगे देखेंगे। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यही नियति थी कि कंपनी के निदेशक उसका ऐतिहासिक महत्व नहीं समझ पाए और उन्होंने मुद्रा को क्या कर दिया? गला डाला। जब वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटा तो स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। अब यह आप लोग पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी न होने दें। यानी कह रहा है यहाँ से कि जब वारेन हेस्टिंग अब वापस कहाँ लौटा? इंग्लैंड लौटा, तो जो स्वर्ण मुद्राएं थी वे क्या हो चुकी थी? नष्ट हो चुकी थी। और नष्ट होने के कारण यह दुर्भाग्यपूर्ण उसके भविष्य में रहा। और हम लोगों को यह सीख मिलता है कि अब ऐसा कभी होने नहीं देना चाहिए भारत को। भारत हमेशा स्वतंत्रता के बेड़ियों में होना चाहिए, न कि गुलामी के बेड़ियों में होना चाहिए। आगे बात करें तो देवंत, अगर आप देवंत विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक देवता देवत विज्ञान का कारण जो नया प्रकाश पड़ा है, उसके परिफल स्वरूप संपूर्ण दैवत विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। किंतु बावजूद इसके कि सच्चे दैवत विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है। इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखाएं अभी निर्मित होनी है और यह कार्य जितनी सही ढंग से भारत में हो सकता है, यहाँ है, जितनी ढंग से भारत में हो सकता है अन्यत्र कहीं नहीं। यानी कि जो भी चीज़ है दैवत विज्ञान की बात करें तो यह भारत में जितने अच्छे तरीके से हो सकता है वह कहीं ऐसा होने वाला नहीं है। और इस कारण से भारत एक संप्रति सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। नीति कथाओं का अध्ययन के क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती जाती हैं। यानी कि अगर आप नीति कथाओं की बात करें तो यहाँ भी इसका भारत का कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। और यहाँ किस रूप में यह पता करता है? तो कथाएं के रूप में जो पश्चिम की ओर आती, पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही हैं। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं, आप लोगों ने कहावत सुना होगा ना, तो हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा, आपने सुना होगा, शेर की खाल में गधा की कहावत को ही ले लीजिए। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध, याद रखेंगे इसको, शेर की खाल में गधा, ये किसने कहा था? तो यह सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के क्रिटलस में मिलती है। कहाँ मिलती है? प्लेटो के क्रिटलस में मिलती है, शेर के खाल में गधा। तो ध्यान रखेंगे इसका। तो क्या देखिए, जहाँ पर नोट करने वाला है ना, हम आपको हाईलाइट कर देते हैं, वहाँ बोल देंगे कि आप नोट कर लीजिए, तो आप नोट कर लेना है, नहीं तो आगे बढ़ते चलेंगे। इसमें से हर पॉइंट को नोट नहीं करना है। अगर हर पॉइंट को नोट करिएगा तो वो मतलब कॉपीराइट बन जाएगा गोधूली का, ठीक है ना। तो क्या वह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी? ये कहते हैं कि शेर की खाल में गधा, क्या पहले से यह उधार लिया गया था? और इसी प्रकार हम न्याले या चूहे से संबंधित, न्योले हो रहना चाहिए, न्याले नहीं, न्योले या चूहे से संबंधित उस नीति कथा को भी ले सकते हैं जिसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में
परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखने की तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी, वह भी संस्कृत की एक कथा में सर्वास में मिलती जुलती एक कहानी है। तो यहाँ पे उन्होंने सब बताना चाहे कि किस तरह से आप भारत की विशेषता को प्रकट कर सकते हैं, कैसे यहाँ के लोग थे, किस तरह से यहाँ पढ़े, यहाँ का जो हर उद्योग में, हर क्षेत्र में, हर स्थिति में यह भारतीय कितने साहसपूर्ण होते हैं, और इन्होंने कुछ ऐसे सिखाए जो किसी ने ऐसा करने के लायक नहीं था। आगे बढ़ते हैं। यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची। यह उपस्थित होती है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची। वहाँ ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही स्ट्रेटस की कहानियों में स्थान कैसे आया, कैसे पा गई, इस क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना होगा। हमें इससे भी और अधिक प्रयत्न युग में प्रवेश करना होगा। हमको इससे भी ज़्यादा प्रयत्न युग, यानी जहाँ पे भारतीयों ने संघर्ष किया वहाँ पर पहुँचना चाहेंगे। वहाँ भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेंगी। यदि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ये दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम को अथवा पश्चिम से पूर्व को गईं, तथापि यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के साथ ही में ही भारत, सीरिया और फिलिपिस्तान के मध्य आवागमन का साधन सुलभ हो चुके थे। देखिए अब समझाते हैं यहाँ पे आपको। हमको इस युग में भी प्रवेश करना है जिस युग में भारतीयों ने प्रयत्न किया है, कोशिश किया है लगातार अनवरत। हम लोग यहाँ पे सिर्फ पश्चिम से पूरब की ओर आने वाले जो दंत कथाएं उनके बारे में सिर्फ नहीं कहेंगे, हम लोग उनके भी बारे में कहेंगे जिनमें सोलोमन के साथ भारत का क्या हुआ है। सोलोमन के साथ भारत, सीरिया और फिलिस्तीन, इन सबों के साथ भी इन्होंने अपने आवागमन को सुलभ बना चुका था। यह पूर्व की बात है। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ओफिर से निर्यात की बात बाहवल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती हैं। देखिए कहता है, लेखक कहते हैं यहाँ पे कि संस्कृत के कुछ शब्दों के आधार पे मैं यह निष्कर्ष पे पहुँचता हूँ कि हाथी का दांत, बंदर, मोर और चंदन का जो सामग्री है वह सिर्फ कहाँ से लाया जा सकता है, वह भारत से ही लाया जा सकता है। और ऐसा इन्होंने कहाँ पढ़ा है, तो बाहवल में पढ़ा है। ऐसा इन्होंने कहाँ पढ़ा है, तो बाहवल में कही गई है। और इस चीज़ को इन्होंने यहाँ उजागर किया है इस कविता के, इस कहानी के माध्यम से। भारत से हम क्या सीखें, जैसा कि यह क्या है, भाषण है। भाषण में यह चीज़ दे रहे हैं और इसके बारे में हमने ऊपर बता चुका है आपको, तो आप लोग सीरियली से देखिए। आगे बढ़ें। और यह मान लेने की कोई कारण नहीं प्रतीत होती है कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर एवं भूमध्य सागर, देखिए यहाँ पे भारत का फारस की खाड़ी और लाल सागर के भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था। यहाँ तक कि शाहनामा के रचनाकाल 10वीं ग्रामीण शताब्दी में भी भारत के साथ यूरोप के ये व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। तो यहाँ तक ले आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगले हम लोग बढ़ते हैं। अगले आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। आप लोगों ने भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। तो आपको क्या भारत से बढ़कर कोई दूसरा देश दिखाई देता है आपको, जहाँ केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके? वहाँ आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसी अनेक भारतवासी जातियों की बोलचाल की भाषाओं की ही नहीं अपितु उसके साथ यूनानी, पुची,
हुन, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारी एवं विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो सकता है। यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं, आप यानी लेखक ने किसी को भी नहीं छोड़ा है, आप चाहे जिस चीज़ के बारे में रखते हो नॉलेज, यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको विधि संहिताओं का एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोमन या जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हुए भी इनके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के भी किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए हम धर्मसूत्र या समाचारिक सूत्रों की ही ले लें। ये धर्मसूत्र मानव धर्मशास्त्र जैसे प्रवर्ती विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराता है। यानी लेखक कहते हैं कि आप लोग किसी भी चीज़ के ज्ञाता क्यों न हो या किसी भी चीज़ के विद्यार्थी क्यों न रहे हो, आप भारत की तुलना किसी और से नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो भारत में पाया जाता है उसकी तुलना आप किसी अन्य देशों के साथ नहीं कर सकते हैं। यदि आप विधि शास्त्र के हैं तो आप धर्मसूत्र को उठाकर देख लीजिए, आप इनके जो प्रवर्ती विधि ग्रंथ है उनको आप उठा करके देख लीजिए। यहाँ से आपको किसी और देश में, चाहे वह रोमन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो या कोई भी देश हो, यूनान हो, उनसे भी यहाँ उनसे इनकी तुलना नहीं की जा सकती है। हमेशा भारत ही सर्वश्रेष्ठ रहा है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। इसका सेकंड पार्ट अगले दिन अपलोड होगा, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहें। एक और सूचना प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को इस पर भूगोल की भी क्लास शुरू होने वाली है। आप लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उन लोगों को जो लॉकडाउन में जो तैयारी हो रही थी ना, नहीं हो रही थी ना, उसको तैयारी वे लोग भी कर सकें। और यह ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम हमेशा अपने टाइम पर ही होगा। आपको एग्ज़ाम तो देना ही होगा, चाहे जो भी हो। यहाँ कोई एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं होगा बिहार बोर्ड का या किसी भी चीज़ का। तो जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा तो अगले वर्ष यानी यहाँ जो 2020 के स्टूडेंट है उनको एग्ज़ाम 2021 में देना ही होगा। तो आप लोग बने रहें इस चैनल पे, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।